बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर। एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज का पहला पोर्शन होता है एमसीक्यूज़। इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ थोड़े से गंभीर यानी मुश्किल लगते हैं मगर हैं नहीं, समझने वाले ज़रूर हैं। आइए रीड करते हैं। आप भी अपनी किताब खोल लीजिए, मेरे पास भी किताब मौजूद है। पेज नंबर 232 पर 232 पेज पर हमारे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज मौजूद है, जिसका सबसे पहला एमसीक्यू है। मैं पढ़ रहा हूँ, द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल अरेंज मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर। देखें, हमने इस चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है जिसे पुरानी किताब में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी कहा जाता था। इस सीरीज़ को कैसे डिज़ाइन किया गया है, किस बुनियाद पर अरेंज किया गया है? रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद पर। तो ऑप्शन में एमसीक्यू क्या बनेगा? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा है ईज ऑफ ऑक्सीडेशन और आखिरी है ईज ऑफ रिडक्शन, यानी रिड्यूस होने की आसानी पर। ईज ऑफ रिडक्शन से मुराद है यानी रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद पर। बिल्कुल, एक्टिविटी सीरीज़ को रिडक्शन पोटेंशियल की आसानी की बुनियाद पर अरेंज किया गया है, इसलिए पहले एमसीक्यू का जो सही आंसर है वो डेल्टा ही बनेगा। दूसरा एमसीक्यू देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड मोस्ट रेडली डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। एक बात याद रखें, अगर आपके पास एसिड का सॉल्यूशन है, पानी के अंदर एसिड मिला हुआ है, तो आप उसमें जब कोई मेटल डालते हैं, अगर वो मेटल एक्टिव मेटल होगी, रिएक्टिव मेटल होगी, तो वो क्या करेगी? वो हाइड्रोजन गैस पैदा करेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी वो मेटल, अगर वो एक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इस एमसीक्यू में भी उसने यही पूछा हुआ है कि एक्टिविटी सीरीज के मुताबिक दी गई 4 मेटल में से कौन सी मेटल डाइल्यूट एसिड के अंदर जाते ही हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। तो जो एक्टिव या रिएक्टिव मेटल होगी वो, तो एक्टिविटी सीरीज में सेंटर में हाइड्रोजन है जिसे शी कहते हैं। उस हाइड्रोजन से जो ऊपर वाली मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो नीचे वाली मेटल्स हैं वो बहुत कम रिएक्टिव हैं। अच्छा, अब ऊपर वाली में से जो ज़्यादा ऊपर होगी वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो इधर गिवन एमसीक्यू के ऑप्शन में कॉपर, सिल्वर और प्लाटिनम ये नोबल मेटल हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, ये एक्टिविटी सीरीज में नीचे होती हैं और बच जाता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, इसलिए वो एक्टिव मेटल है, वो लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही आंसर बनता है चार्ली, सी, एमसीक्यू नंबर 2 का। सर हमें कोई मिसाल आप दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको मिसाल दे सकता हूं कि HCl का अगर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर Mg मैग्नीशियम को डालें तो मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा इस हाइड्रोजन को, मतलब मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कैसे लेगा? यहाँ हम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर से निकल जाएंगे और इस जगह पे मैग्नीशियम लग जाएगा, तो Mg और इधर आ जाएगा Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये साल्ट बन जाएगा और H जो हैं 2 वो हाइड्रोजन गैस की शक्ल में लिबरेट हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। तो इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सबसे मुश्किल एमसीक्यू जो है तीसरा, कि द साल्ट ब्रिज अलोज ट्रांसफर ऑफ डैश इन जिंक कॉपर वोल्टेक सेल। जिंक कॉपर वोल्टेक सेल में कौन से आयन ट्रांसफर होते हैं साल्ट ब्रिज से? आप अगर मेरा टॉपिक पढ़ चुके हैं तो उसमें मैंने सिर्फ सल्फेट के आयन को ट्रांसफ़र करवाया था, जो कि वहाँ समझाने की हद तक मैंने बताया। असल वजह यह है कि साल्ट ब्रिज से जिंक के आयन भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं और सल्फेट के आयन भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो दोनों आयन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कैसे ट्रांसफ़र होते हैं मैंने डायग्राम बनाई हुई, मैं आपको समझाऊंगा भी सही। फिलहाल इस एमसीक्यू का जो आंसर आपने लगाना है वो चार्ली लगाना है, यानी बोथ, दोनों जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो चार्ली ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है बोथ आयन कैन ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एमसीक्यू नंबर 4 जो कि एमसीक्यू नंबर 3 को भी समझाएगा, वो कौन सा है कि इफ जिंक कॉपर गैल्वानिक सेल वर्क आइडियली, अगर आइडियली तौर पर जिंक कॉपर गैल्वानिक सेल ऑपरेट कर रहा है आफ्टर कंप्लीट डिस्चार्ज, सेल के रिएक्शन मुकम्मल हो जाने पर बोथ कंपार्टमेंट विल हैव, दोनों कंपार्टमेंट में क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बीटा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्यों होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ।
पहले तो आप ये देखें कि इसका सही आंसर है बीटा, जिंक सल्फेट। ठीक है, कैसे, अब जरा समझते हैं। देखें हमारे पास ये जिंक कॉपर गैल्वानिक सेल है। आपको पता है कि ये जो है ये जिंक, इसमें ना जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है, यानी Zn+2 और SO4-2 होते हैं, और इस कंपार्टमेंट में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है Cu+2 और SO4-2। ओके, ये रॉड जिंक का बना हुआ है, ये रॉड कॉपर का बना हुआ है। ये रॉड जो है इसको हम नाम दे रहे होते हैं एनोड का, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन होती है, और इस कॉपर के रॉड को हम नाम दे रहे होते हैं कैथोड का, क्योंकि इसके ऊपर रिडक्शन हो रही होती है। इस पर होगी ऑक्सीडेशन और इस पर क्या होती है, रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। ओके, सबसे पहले ये होता है कि ये जो जिंक है, ये जो प्लेट है, इधर से एक जिंक का एटम उतर के इस जगह पे आ जाता है, अपने आप को जिंक का आयन बना देता है, सॉल्यूशन में गिर जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से मूव करते हुए ऐसे इधर को आ जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर आते हैं तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के लिए कॉपर का आयन जो सॉल्यूशन में मौजूद है वो चलकर इस जगह पर जाता है, और इसी कॉपर की प्लेट के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर का एटम बन के इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये काम होता है गैल्वानिक सेल में। अच्छा, अब होगा क्या कि देखें इस कंपार्टमेंट में जिंक के आयन बढ़ गए हैं, जिंक आयन आया है, और इस कंपार्टमेंट में कॉपर का आयन ऊपर चला गया। तो इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आयन बढ़ गया और इस कंपार्टमेंट में नेगेटिव आयन बढ़ गया। बढ़ कैसे गया, यानी कि कॉपर ऊपर चला गया ना, तो सल्फेट आयन की मिकदार कॉपर के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था टॉपिक में कि एक सल्फेट जो इधर है वो इधर से इधर को मूव करके इधर आ जाता है। मतलब अगर इधर पहले 100 सल्फेट थे और 100 ही कॉपर थे, तो कॉपर एक ऊपर चला गया, 99 कॉपर हो गए, तो सल्फेट 100 हैं। और इधर अगर 100 थे जिंक के आयन और 100 थे कॉपर सल्फेट के आयन, तो एक जिंक ऊपर से नीचे आया तो 101 हो गए जिंक, मगर सल्फेट अब भी कितने हैं, सल्फेट अब भी 100 है। तो मैंने आपको समझाया था कि एक सल्फेट इधर से मूव करता हुआ इधर आ जाएगा, सल्फेट इधर 99 हो जाएंगे और इधर जो सल्फेट हैं वो 101 हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गई है। अच्छा, ये ठीक है, मगर ज़्यादातर जो बड़ी बुक्स हैं वो क्या लिखती हैं, वो लिखती हैं कि ये जो साल्ट ब्रिज है, इस साल्ट ब्रिज में साल्ट होता है, या तो ये पोटेशियम क्लोराइड होगा या पोटेशियम नाइट्रेट होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है, मतलब इधर से इधर जिंक आयन आता है ना, तो इधर पॉजिटिव बढ़ गया, नेगेटिव क्या हो गया, कम हो गया, तो ये साल्ट ब्रिज अपना नेगेटिव इधर भेज देता है। वो नाइट्रेट भेजे या क्लोराइड भेजे, तो इधर वो अपना भेजता है और इस तरफ वो अपना पॉजिटिव भेजता है, मतलब पोटाशियम। तो ये ज़्यादा केसेस में ये होता है। अच्छा, मगर ये केस भी ठीक था जो मैंने आपको बताया कि सल्फेट जो है वो इधर से इधर मूव करेगा। मगर हमारा एमसीक्यू क्या कहता है, जब कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब ये सारी जिंक की प्लेट खत्म हो जाएगी और ये सारे कॉपर के आयन ऊपर चढ़ जाएंगे, तब क्या होगा, तब दोनों कंपार्टमेंट में क्या चीज़ होगी। तो मैंने बताया जिंक सल्फेट होगा। कैसे होगा, देखो, जब ये सारी ख़त्म हो जाती है ना, तो इधर जिंक भर जाता है, बहुत ज़्यादा जिंक हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है, और इधर जो है कॉपर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो कुछ जिंक के जो आयन्स हैं वो इधर से मूव करके इधर आ जाते हैं, कुछ इधर पड़े रहते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं। जब इधर आएंगे तो इधर सल्फेट है, तो जिंक जब इधर आएगा तो जिंक सल्फेट आ गया। इधर तो ऑलरेडी जिंक है और सल्फेट भी है, तो जिंक सल्फेट रह जाएगा। तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ गई हो। तो जिंक सल्फेट जो है ये इसका सही आंसर है। रट्टा मारें तो डायरेक्ट जिंक सल्फेट लगा दें, अगर सीखना हो तो आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। अब आगे एमसीक्यू आसान है। 5वां एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन रिप्रेजेंट द रिडक्शन प्रोसेस। तो देखें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस की पहचान ये है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही हो तो रिडक्शन हो रही होती है। पहले में देखें ना, जिंक 0 से +2 इजाफा, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरे में देखें आयरन +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तीसरे में देखें सी में क्लोरीन Cl2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और Cl-1 ये कमी आ रही है। कैसे, यानी क्लोरीन है, Cl2 अकेला है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जनाब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है -1, तो 0 से -1, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, चार्ली।
चार्ली। पांचवें का सही आंसर बनेगा सी यानी चार्ली। ओके, छठा एमसीक्यू देखते हैं। छठा एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकरिंग इन द डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 या कॉपर प्लस 1, यानी इनमें से कोई एक ऐसा रिएक्शन देखें जिसमें कॉपर डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा हो, मतलब कॉपर की बैक वक्त रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। तो डेल्टा ऑप्शन सही है, बाकी कोई नहीं है। डेल्टा ऑप्शन में प्रूफ भी देता हूं आपको, देखें डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू अगर आपको समझ, ओके, डेल्टा ऑप्शन कौन सा है कि 2Cu प्लस कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस 2 प्लस Cu। देखें ये ना जनाब दो कॉपर के आयन हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चेंज हो गई, +1 से +2 ये ऑक्सीडेशन हो गई, इजाफा हो गया ना। और एक की, दो में से एक की +1 से 0 में चली गई, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। तो इसी रिएक्शन में कॉपर की बैक वक्त ऑक्सीडेशन भी हो रही है +1 की और रिडक्शन भी हो रही है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है और यही इसका आंसर है डेल्टा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 7। इफ साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड बिटवीन टू हाफ सेल इन अ गैल्वानिक सेल देन द वोल्टेज ड्रॉप टू 0। डेल्टा ऑप्शन, ड्रॉप टू 0। जब आप साल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप टू 0 हो जाएगी। कैसे? जब ये साल्ट ब्रिज नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर एक जिंक बढ़ेगा, एक कॉपर कम होगा, तो फिर अगर ये ना हुई, यानी इन दोनों कंपार्टमेंट में दोनों आइंस का बराबर होना ज़रूरी है। यानी अगर इधर पॉजिटिव बढ़ गया है तो नेगेटिव भी इधर बढ़ना चाहिए, तो नेगेटिव इस साल्ट ब्रिज का आ जाता है इधर, या फिर इधर से इधर आ जाता है। दोनों सूरतें सही है। तो इसी तरह से इधर जब पॉजिटिव कम होता है तो साल्ट ब्रिज का पॉजिटिव इधर आ सकता है और जिंक भी इधर आ सकता है। अगर ये साल्ट ब्रिज ना हो तो अगला इलेक्ट्रॉन पैदा ही नहीं होंगे, यानी नेक्स्ट ये जिंक का जो एटम है वो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप टू 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू है 8वां। इन एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट इफ अ चार्ज ऑफ 96,500 कूलम इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन। ये 96,500 कूलम, इसको 1 फेरेडे बोलते हैं, 1 फेरेडे या फराडे। The amount of substance liberate or deposit at the electrode is directly related to, बड़ी डिटेल से मैंने टॉपिक पढ़ाया था, directly related to 1 mole of electron being transfer। ये जो 96,500 कूलम है ना, ये 1 फेरेडे के बराबर होता है। और जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इतनी कूलम का चार्ज जो है वो फ्लो करता है। तो इसका सही आंसर है बीटा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर, बीटा। ठीक है, 8वें का बी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर। नाउ एमसीक्यू देखें। द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस टिपिकली इन्वॉल्व मैयर। वो जो एवोगैड्रोस नंबर वाला हमने पढ़ा है पीछे, वो क्या चीज़ मैयर करता है? इसका सही आंसर है जनाब बीटा। उससे हम द मैस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट बाय अ नोन चार्ज। ठीक है, तो मैस जो चीज़ डिपॉजिट हो रही है हम उसका मैस वगैरह डिटरमाइन करते हैं इस एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। द प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाय विंकलर मेथड इज बेस्ड ऑन। देखें ये जो हमने अपनी इसी बुक में विंकलर मेथड पढ़ा है DO फाइंड आउट करने के लिए, तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है आयोडोमीट्री। क्या है? बीटा ऑप्शन, आयोडोमीट्री, आयोडोमीट्री। मेरी बात सुने, अगर आप लोग आयोडीन की टाइट्रेशन करवा रहे हों और आयोडीन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से बन रही हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से आयोडीन बन रही हो और इसी आयोडीन की आप टाइट्रेशन करवा रहे हो, तो मेथड होगा आयोडो। और अगर आप बाहर से खुद आयोडीन डाल रहे हों, I2 खुद से डायरेक्टली डाल रहे हो, तो फिर होगा आयोडी। फ़र्क कैसे याद होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में O है तो इधर आयोडो, और अगर आप बाहर से आयोडीन डाल रहे हैं तो आयोडी। चूँकि इस मेथड में जो हमने इस बुक में पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, उसमें हमने Ki यूज़ किया था, पोटाशियम आयोडाइड, जो पानी के साथ मिलकर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पानी के साथ मिलकर आयोडीन पैदा करता था, फिर इसी आयोडीन को हम टाइट्रेट करवाते थे। तो इसलिए बेस्ट और सही आंसर जो है दैट इज़ बीटा आयोडोमीट्री। अगला एमसीक्यू देखते हैं 11वां।
कि आ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल आयन या मेटल हाफ सेल इंडिकेट दैट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मेटल आयन क्या रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो इसका सही आंसर होगा चार्ली। द मेटल आयन इज रेडली रिड्यूस, ये हमें बताती है कि मेटल आयन कितना आसानी से रिड्यूस होगी, यानी जितना ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा आसानी से मेटल रिड्यूस हो जाएगी, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आखिरी एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड टिपिकली लीड टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस का रेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप करंट बढ़ा दें, तो इसका सही आंसर है डेल्टा, इंक्रीज द करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इधर आके हमारे ये एमसीक्यू जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ए, हाउ एंड वाई इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्यों बनती है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टॉपिक में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया था। हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 220 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, मैं आपको निशान लगवा देता हूँ, आप वहीं से कर लें। देखें पेज नंबर 220 पर ये जो आपको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का पहला पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इस पहला पैराग्राफ की 5वीं लाइन में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के बाद आपने फॉर एग्जाम्पल को छोड़ देना है, आपने इधर से करना है व्हेन जिंक इज प्लेस्ड, इधर से लेकर ये पूरा पैराग्राफ करना है और अगला पैराग्राफ भी पूरा ही करना है। पूरा ना करें तो अगले पैराग्राफ की जो है पहली 2.5 लाइनें कर लें कि सो एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड इधर तक कर लें, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखें हम इस चैप्टर में जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़े हैं हम उनको रिडक्शन पोटेंशियल क्यों कहते हैं। मैंने आपको इसकी वजह बताई थी कि ये जो एक्टिविटी सीरीज़ या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई गई है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद पर बनाई गई है। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन से ये मुराद है इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, यानी जो मेटल जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम ऊपर रखेंगे और जो उससे ज़्यादा जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे नीचे रखेंगे और जो मज़ीद और आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे और नीचे रखेंगे। यानी बढ़ते हुए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद या बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी की बुनियाद पर हमने वो सीरीज़ बनाई है। तो इसीलिए हर एक मेटल जो है उसका जो भी पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल ही कहते हैं, कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इधर आंसर मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। रीड करवा देता हूँ, देखिए मैंने क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आईओपैक यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़, हमारी बुक में एक्टिविटी सीरीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नाम नहीं दिया गया, वो भी दूसरा नाम है इसका, ऑफ मेटल्स इज़ अरेंज्ड ऑन द बेस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी की बुनियाद पर अरेंज हुए हैं मेटल्स। लिहाजा द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड इट इंडिकेट, ये जाहिर करता है इट्स एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और उसका रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि कॉपर का आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर का एटम बन जाएगा और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं वो पॉजिटिव 0.34 वोल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन सी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साल्ट ब्रिज इन अ गैल्वानिक सेल। ये भी हमने बुक से करना है, पेज नंबर 223 223 पेज के ऊपर इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। देखें ये पेज 223 है मेरे पास, इस जगह पे लिखा हुआ है, ये बुलेट पॉइंट बने हुए हैं, एक ऊपर पैराग्राफ एक नीचे। जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ में जो कुछ लिखा हुआ है लेते हैं ये फिगर 10.7 से पहले यहाँ तक यानी पोटेशियम नाइट्रेट तक, ये सारा कुछ आपने लिखना है, इसके पॉइंट बना दें। यानी पहला पॉइंट बनाएं, आ साल्ट ब्रिज यूज़ का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ है, ऐड कर लेना, यूज़ टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बनाएंगे, साल्ट ब्रिज अलोइंग द मूवमेंट ऑफ आइंस बिटवीन द 2 हाफ सेल सो द आयोनिक बैलेंस इज मेंटेन्ड। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अ साल्ट ब्रिज डज नॉट अलो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखिएगा, अ साल्ट ब्रिज कैन बी मेड फ्रॉम अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर और अदर इनर्ट पोरस मटेरियल सॉक्ड इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। इधर तक लिख देना है आपने, आपको पूरे
नंबर मिल जाएंगे। ओके, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखें डी, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सेल वोल्टेज। जो सेल वोल्टेज होता है उसकी मदद से हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए बहुत आसान है, वो कहता है द सेल वोल्टेज जिसे हम ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं, जिसे हम ई नॉट सेल से जाहिर करते हैं, इज़ यूज्ड इस्तेमाल की जाती है टू प्रिडिक्ट मालूम करने के लिए रिएक्शन की फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का क्या मतलब है, यानी दो चीज़ों के दरमियान रिएक्शन खुद ब खुद होगा या नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी। अगर तो खुद ब खुद रिएक्शन होता है तो हम कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और स्पॉन्टेनियस के लिए दूसरा लफ्ज़ है फिजिबल रिएक्शन। और अगर रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता तो दैट रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस का दूसरा के लिए दूसरा लफ्ज़ यूज़ होता है नॉट फिजिबल। तो यही मैंने लिखा हुआ है। देखें आप क्या करते हैं, आप सेल वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, और सेल वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ऊपर लिखें ये सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, इधर आप लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस इधर आप लिखते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस फार्मूले से आप लोग सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। इधर आप ये फार्मूला बेशक लिख दें, उसके बाद आप ये लिखें इफ़, अगर सेल वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब समझते हैं पॉजिटिव, यानी अगर सेल वोल्टेज की वैल्यू किस में आ जाए, पॉजिटिव में। आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकते हैं। द रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, यानी फिजिबल होगा, खुद ब खुद हो जाएगा। आप ठीक है। उसके बाद अगर सेल वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो हो या ज़ीरो से कम हो, मतलब नेगेटिव में हो, या ज़ीरो हो या ज़ीरो से कम मतलब नेगेटिव में हो, द रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा और हम उसे नॉट फिजिबल रिएक्शन कहेंगे। तो जितना मैंने लिखा है आप इतना लिख दें, आपको प्रॉपर 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ई, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl वाई सोडियम इज नॉट लिबरेटेड एट द कैथोड। ये बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है कि आप लेते हैं एक्वस सोल्यूशन, मतलब आप एक सेल लेते हैं, ठीक है, इस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, एक को आप एनोड बना देते हैं, ओके, दूसरे को आप कैथोड बना देते हैं, सही हो गया। तो उनके दरमियान जो है आप बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, इस जगह पे आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ले रहे हैं। NaCl मतलब NaCl को आपने पानी में डाला हुआ है। जब आप पानी में डालते हैं तो NaCl टूटता है, सोडियम का आयन बनता है और Cl नेगेटिव आयन बनता है। तो यहाँ पर फर्ज करो 2 सोडियम के आयन है और 2 Cl नेगेटिव के आयन है, ठीक हो गया। अब चूंकि इसके अंदर पानी भी मौजूद है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर जो है H2O, अगर मैं इसको देखूं तो ये अपने आप को अगर आयोनाइज करे तो इससे 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और 2 OH नेगेटिव आयन जनरेट होंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास ना 4 आयन हैं, मतलब सोडियम का आयन है, क्लोराइड का आयन है, हाइड्रोजन का आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, मगर हमारा जो क्वेश्चन है वो इन 2 आयन्स के दरमियान है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन आयन और दूसरा सोडियम आयन। वो कहता है कि इस प्लेट के ऊपर सोडियम आयन जाकर रिड्यूस नहीं होता, बल्कि इस प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। इसका मतलब इस प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन आयन जाकर रिड्यूस होता है। ऐसा क्यों है, देखें। अब 2 आयन जब कंपैरेटिव में आ जाते हैं ना, एक ही चार्ज वाले, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन आयन, तो दोनों में से पहले वो रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर आप एक्टिविटी सीरीज में देखें तो हाइड्रोजन आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है कितना, 0.00 वोल्ट, और सोडियम आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -2.7। अब -2.7 और 0.0 में से कौन ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो वो हाइड्रोजन की है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये छोटी वैल्यू है, इसलिए हाइड्रोजन पहले आकर रिड्यूस होगा। अब हाइड्रोजन कैसे रिड्यूस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अक्सर बुक्स में जिस तरह से रिएक्शन लिखा होता है, बुक्स में इस तरह से रिएक्शन लिखा होता है, पानी के 2 मॉलिक्यूल आते हैं कैथोड के पास और उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और हाइड्रोजन की गैस बनाते हैं और 2 OH नेगेटिव आयन बना देते हैं। सर जी आपने तो कहा था कि हाइड्रोजन रिड्यूस होता है, ये तो आप पानी को रिड्यूस करवा रहे हैं। बेटा जानी रिएक्शन हम ऐसे ही लिखते हैं, मगर इस रिएक्शन में पानी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन ही रिड्यूस हो रहे हैं। कैसे, आओ जरा देखते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ ना तो इसमें यानी कि तोड़ूं पानी को, तो पानी के अंदर 2 OH नेगेटिव आयन होंगे और 2 H पॉजिटिव आयन होंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्हीं 2 H पॉजिटिव आयन को जब मिलेंगे तो ये आयन से एटम बन जाएंगे और वो एटम आपस में रिएक्ट करके H2 मॉलिक्यूल बना देंगे जो कि हाइड्रोजन गैस है, और ये वाले OH नेगेटिव सीधा इधर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह भी लिखा जाता है। और बाज बुक्स में ये रिएक्शन इस तरह भी होता है कि
ये H2O पानी का मालिक्यूल है और ये दूसरा पानी का मालिक्यूल है, ये वाला मालिक्यूल टूटेगा तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव, और वो हाइड्रोजन आयन इस पर सवार हो गया तो ये H3 पॉजिटिव बन गया और ये H3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को हाइड्रोजन का एटम बना देगा और पानी का मालिक्यूल वैसे का वैसे आ जाएगा। इस तरह से भी लिखा हुआ रिएक्शन आता है, मगर ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा है ये बेस्ट है, आप इसको फॉलो करेंगे। मैंने आंसर प्रॉपर लिख दिया है, बहुत पक्का कंप्रीहेंसिव आंसर है, आप इसको रीड कर लें। देखें आए रीड करते हैं, वो कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सोडियम इज नॉट लिबरेटेड, पैदा नहीं होता एट कैथोड बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन बोथ सोडियम आयन एंड पानी या H3O पॉजिटिव, ये मैंने H3O पॉजिटिव बताया है, पानी आर प्रेजेंट, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पानी लिखें या हाइड्रोजन आयन लिखें, क्योंकि हाइड्रोजन पानी के अंदर भी तो हाइड्रोजन आयन ही है, is approximately 0.00 volt which is much higher than that of sodium ion which is minus 2.71 volt. So water या हाइड्रोजन आयन is preferentially reduce, ज़्यादा जल्दी और आसानी से और पहले reduce होता है instead of sodium, तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड, और फिर आप लिखेंगे कैथोड रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन लिख देंगे रेड कलर वाला, तो ये इसका पक्का आंसर हो गया। ओके मेरे बेटे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद एफ है, आपके पास जो है ना ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, इनकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। इनमें आपने इसकी भी क्रोमियम की, इसमें भी आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, इसमें भी क्रोमियम की और इसमें भी क्रोमियम की। बहुत आसान है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो क्रोमियम को Cr लिख दें, आगे प्लस लिखें। कितने क्लोरीन है? 3। एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 इज इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है, 0। सॉल्व कर लीजिए, Cr प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 इज इक्वल टू 0। Cr इज इक्वल टू 3 माइनस का इधर ले जाएं प्लस का 3, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर मैं नेक्स्ट आगे चलूं तो ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है मगर आसान है, मैंने पहले भी कराया हुआ है। तो Cr2 है तो 2Cr, यही हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये 3 है तो आप प्लस लगा के ये 3 लिख दें और बड़ी ब्रैकेट लगा दें। ओके, उसके बाद S है, S की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट पता है आपको? S की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 सल्फेट के अंदर, ये आपको याद रखना है, +6, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, फिर 4 ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2, ब्रैकेट क्लोज कर दें और बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर दें, ठीक है। और इक्वल टू 0 लगा दें क्योंकि ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2Cr + 3, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लें, +6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, ठीक हो गया, और ये इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, 2Cr प्लस 6 कम 6 6 दिन पहले 6 3 18 प्लस माइनस माइनस 8 कम 8 दूनी 16 8 3 24 24। मैं ना देसी तरीके से पहाड़े यानी टेबल्स को पढ़ता हूँ, आप तो यूँ पढ़ते हैं ना 2 2s are 4। खैर इसको सॉल्व करते हैं, देखें 2Cr प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 24 में से 18 गया बचा 6 इज इक्वल टू 0। 2Cr इज इक्वल टू 6 माइनस का राइट साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव का हो जाएगा +6, और Cr 2 को उधर ले जाएं डिवाइड हो जाएगा, +6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा +3। तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, और इसमें क्या होगी? +7 होनी चाहिए। कैसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैं आपको लाहे अमल दे देता हूँ, कहाँ दूँ, इस जगह पे कर लेते हैं। देखें जगह है पड़ी, Cr2O7 - 2, देखें 2 Cr हैं तो 2 Cr लिख लें, फिर प्लस कितने ऑक्सीजन है? 7, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू, ओवरऑल कोई चार्ज है? जी हाँ, -2 है। अब आप इसे सॉल्व कर लें, 2Cr प्लस माइनस माइनस 7 2s are 14 इज इक्वल टू -2, 14 को उधर ले जाएं प्लस का हो जाएगा, 2Cr इज इक्वल टू +14 -2 आंसर आएगा +12। इस 2 को उधर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इधर से ख़त्म, 2 एकम 2 2 6 12 तो +6 सॉरी +6 आंसर आएगा, मैं +7 कह रहा था, +6 आंसर होगा क्रोमियम का, +7 तो हो ही नहीं सकता। ओके जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इज पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर। वो कहता है आपको 5 मेटल दिए हैं मैंने, उनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा पोटाशियम है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटाशियम है रिएक्टिव, उससे कम मैग्नीशियम है रिएक्टिव, उससे कम जिंक है
और उससे कम रिएक्टिव आयरन है और सबसे कम रिएक्टिव कॉपर है। ये उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। हो गया। आगे दो चीज़ें उसने दी हैं। कहता है पहली, कॉपर इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। आपके पास एक बीकर है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, आप उसमें कॉपर डाल दें तो क्या कॉपर मैग्नीशियम को हटाकर उसकी जगह खुद आ जाएगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि कॉपर मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। इस एक्टिविटी, इस सीरीज के मुताबिक, इस ऑर्डर के मुताबिक मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर में ये हिम्मत और पावर नहीं है कि वो मैग्नीशियम को हटा सके, तो इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो उसी ने बताया कि कॉपर इज एडेड, अगर हम कॉपर ऐड करें टू अ सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो आंसर मैंने लिखा है, देखें, नो रिएक्शन अकर, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम आयन फ्रॉम इट्स साल्ट। ठीक है, कॉपर में ये हिम्मत नहीं है कि वो मैग्नीशियम साल्ट में से मैग्नीशियम को हटा सके। नेक्स्ट दूसरा पोर्शन जो उन्होंने पूछा है, आयरन इज एडेड टू अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये समझना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सोल्यूशन है, आप उसमें आयरन डाल दें, कुछ होगा? जी बिल्कुल होगा। आयरन जो है वो इतनी रिएक्टिव है कि वो HCl में मौजूद H को हटा सके। वजह, क्योंकि आयरन जो है वो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को हटा देगी आयरन और ख़ुद उसकी जगह ले लेगी। रिएक्शन आपके सामने है, Fe का HCl से रिएक्शन हो रहा है, इधर आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, क्योंकि यहाँ पर Fe आएगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन गैस पैदा कर देगा और Fe+2 Cl नेगेटिव से मिलकर FeCl2 बना देंगे। ठीक हो गया। तो हमने क्या लिखा, आयरन इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ HCl, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। रिएक्शन हो गया, Fe डिस्प्लेसेस, Fe ने हटा दिया हाइड्रोजन आयन को फ्रॉम HCl में से, एंड फॉर्मिंग, और बन गया Fe+2 आयन। Fe+2 आयन इस जगह पे आ गए, Cl के साथ जुड़कर साल्ट बना दिया और साथ में क्या जनरेट की, हाइड्रोजन गैस। इधर आकर हमारा जो है ये जी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे एक दो क्वेश्चन हैं, आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ये MCQ वाला पोर्शन इरेज करके उसके बाद आगे 2-3 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको समझाता हूँ। शुक्रिया। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है H देखते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई सम मेटल हायर इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड वाइल अदर लोअर इन द सीरीज कैन नॉट। अभी तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है, आइए इसको देखते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है कि मेटल्स हायर इन एक्टिविटी सीरीज, मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मेटल्स हायर इन एक्टिविटी सीरीज, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऑक्सीडाइज होना चाहती हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहती हैं, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मुकाबले में ऊपर वाली मेटल्स ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहती हैं क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अच्छा, दे रिड्यूस, ये अपने आप को दे रिड्यूस हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोजन आइन को रिड्यूस करेंगी, उन्हें इलेक्ट्रॉन देंगी, और हाइड्रोजन आइन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा व्हेन रिएक्ट विद एसिड। जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि अगर हम Mg का रिएक्शन HCl के साथ कराएं तो MgCl2 भी बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी जनरेट होगी। वजह मैंने आपको बताई, Mg जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इसकी निस्बत हाइड्रोजन की निस्बत Mg का इलेक्ट्रॉन लूज करने का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो Mg हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, हाइड्रोजन आइन जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। और नीचे दूसरी बात कि मेटल्स बिलो शी, कॉपर है जैसे सिल्वर है, कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकती, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन कहेगा मैं क्यों हटूं, तुम तो मुझसे कम रिएक्टिव हो, ये इसकी रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई वाला। आई क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर टू डिपॉजिट 180 ग्राम सिल्वर, 63.5 ग्राम कॉपर और 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाने के लिए नंबर ऑफ फराडे फाइंड आउट करें। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मगर है बहुत आसान। देखें मैंने सारा कुछ लिख दिया, आपको समझ आ जाएगा। देखें मैंने सबसे पहले ये लिखा है 108 ग्राम सिल्वर है और 63.5 ग्राम कॉपर है और 27 ग्राम एल्यूमिनियम है। आपको पता है ये जो ग्राम हैं ये क्या हैं, दे आर देयर मोलर मैसेस रिस्पेक्टिवली, इन सब के अपने अपने मोलर मैस हैं। अब मोलर मैस से क्या मुराद है, यानी 180 ग्राम सिल्वर का मतलब है 1 मोल सिल्वर का मैस, यानी ये 1 मोल सिल्वर है
और ये 1 मोल कॉपर है और ये 1 मोल एल्यूमिनियम है। अब समझना, द बैलेंस इक्वेशन टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ दीज एलिमेंट आर, यानी अगर आपके पास 1 मोल सिल्वर का आयन है तो वो डिपॉजिट जब होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएगा, वजह सिल्वर पर +1 का चार्ज है। इसी तरह कॉपर का 1 मोल आयन है, उस पर +2 का चार्ज है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर वो डिपॉजिट होगा। इस तरह अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल आयन है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर वो डिपॉजिट होगा क्योंकि +3 का चार्ज है। तो सिंस अब हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ फराडे जो होते हैं दैट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन आर लूज, जितने इलेक्ट्रॉन के मोल्स गेन या लूज हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ फराडे होंगे। अब देखो इस केस में 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इस केस में 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इस केस में 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इसकी डिपॉजिट के लिए हमें 1 फराडे ज़रूरत है और इसके लिए 2 फराडे, इसके लिए 3 फराडे। और यही मैंने नीचे लिखा हुआ है 10 फ्राम बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ सिल्वर जो कि 108 ग्राम है इज डिपॉजिटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन है उतने फराडे की ज़रूरत होगी, 1 फराडे चार्ज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देख लें, तो 2 मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो फराडे भी 2 होंगे। सेम इसी तरह से एल्यूमिनियम का क्या होगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 फराडे। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा जे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं आता। हाँ, अगर इस चैप्टर से कभी न्यूमेरिकल का कहा गया इन फ्यूचर तो मैं जब इस चैप्टर से न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो मैं ये जे भी करवा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है के क्वेश्चन बहुत आसान है और इस के को सारा वो नहीं देगा पेपर में, इसको तोड़ तोड़ के वो देगा। के क्वेश्चन कहता क्या है, के क्वेश्चन कहता है कि अगेल्वानिक एक सेल है वो बनाया गया है निकल इलेक्ट्रोड और कोबाल्ट इलेक्ट्रोड के दरमियान। निकल इलेक्ट्रोड का भी उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है जिसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और कोबाल्ट का भी दिया हुआ है। 3 चीज़ें उसने पूछी हैं। अब आपको पेपर वाला ये सवाल कैसे देगा, 3 में से कोई एक चीज़ पूछ लेगा। पहली, आइडेंटिफाई विच मेटल विल बी एनोड एंड विच मेटल विल बी कैथोड। कौन सी मेटल एनोड के तौर पर एक्ट करेगी अगर आप इन दोनों के दरमियान गैल्वानिक सेल बनाएं, और कौन सी मेटल कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी, वो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, आपको समझ आ जाएगी। देखें स्टेटमेंट में मैंने लिखा है इन अ गैल्वानिक सेल, जब भी वो गैल्वानिक सेल बनता है द एनोड इज वेयर ऑक्सीडेशन अकर। एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड इज वेयर रिडक्शन इज अकर, और कैथोड वो होता है जहां रिडक्शन होती है। तो द इलेक्ट्रोड विच मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा मतलब कम होगा, तो उसको रिडक्शन तो पसंद नहीं होगी, उसको तो ऑक्सीडेशन पसंद होगी, तो इसलिए वो ऑक्सीडेशन पसंद करेगा। तो मोर लाइकली टू बी ऑक्सीडाइज, और वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो एनोड होता है क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट है वाइल, जबकि द वन वो वाला इलेक्ट्रोड विद द लेस नेगेटिव, यानी कि कम नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ज़्यादा पॉजिटिव, जिसका कम नेगेटिव है या ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको रिडक्शन पसंद है, वो रिड्यूस होना चाहता है, तो इज़ मोर लाइकली टू बी रिड्यूस, तो वो रिड्यूस होना चाहता है, और जो रिड्यूस होना चाहता है वो कैथोड बन जाता है। तो अब ज़रा कंपेयर कर लें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कोबाल्ट -0.28 वोल्ट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल -0.25 वोल्ट। अब बताएं इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। देखें ये जो मोर नेगेटिव वाली है ना, ये छोटी वैल्यू है, पता है आपको, ये छोटी वैल्यू है, और ये जो लेस नेगेटिव है ये बड़ी वैल्यू है, यानी कि ये छोटी वैल्यू है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, ये अपने आप को रिड्यूस नहीं होना चाहता, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो ये एनोड के तौर पर एक्ट करेगा और ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा। वो देखें एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और कोबाल्ट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज, ये ऑक्सीडेशन हो गई, और कैथोड पर रिडक्शन होगी और कैथोड कौन बनेगा, निकल, +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ni में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पोर्शन क्या है, राइट द बैलेंस ओवरऑल सेल रिएक्शन। इस सेल का जिसमें कोबाल्ट एनोड है और कैथोड निकल है, ओवरऑल रिएक्शन, इसी ऊपर वाले रिएक्शन को ऐड कर दें, ऊपर और नीचे अपोजिट साइड पे सिमिलर चीज़ों को काट दें, 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, CO यहाँ पर लिखेंगे और +Ni +2 से कन्वर्टेड इनटू CO +2
प्लस सिंपल Na, ठीक है। इसमें CO ऑक्सीडाइज हो रहा है और Na+2 रिड्यूस हो रहा है, ये ओवरऑल रिएक्शन है। आखिर में उसने कहा है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट करके दोनों का। तो सेल पोटेंशियल का फार्मूला आपके सामने है कि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका लिखोगे, बताओ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे आप किसका? कैथोड का। क्यों? क्योंकि रिडक्शन कैथोड पर होती है। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लिखोगे आप? एनोड का। तो देखो अब कैथोड कौन है? कैथोड है निकल। तो निकल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपने इस जगह पे पुट करना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकल का, ये जो दिए गए हैं ये दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैं। हमें निकल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए जो कि है -0.25। आगे ये प्लस लगा देंगे। आगे यहाँ पर अब आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है किसका? जो कि एनोड है। एनोड कौन है? कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट का हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उधर पुट करना है। ये कौन सा पोटेंशियल है? ये रिडक्शन है। इस रिडक्शन को ऑक्सीडेशन करो, साइन उलट हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव में। आप इसको पॉजिटिव लिख दो, +0.28। ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करें, इसका आंसर आता है +0.03 वोल्ट। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, होता है, इन दोनों के दरमियान गैल्वानिक सेल बनता है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल पड़ता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था जिसकी एक्सरसाइज हमने मुकम्मल कर ली है। इसके न्यूमेरिकल आपने अभी नहीं करने, तो ये हर साल जो है स्कीम में थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो अगर किसी साल इसमें से न्यूमेरिकल आए तो आए, मगर मैं आपको कह देता हूँ कि कभी भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा।